साथियों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बोर्ड की परीक्षा और उससे संबंधित अनेकों तरह के विषय, जैसे मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और बोर्ड की परीक्षा के समय में अपने आप को किस तरह से व्यक्ति को समुचित ढंग से ले जाना चाहिए। आप लोगों की परीक्षाएं या तो प्रारंभ हो चुकी हैं या तो तैयारी में है। अब जो ही बोर्ड की परीक्षा पूरी होगी तो आपके सामने अनेकों प्रश्न आकर खड़े होंगे। इसके बाद क्या? जिसकी प्रतीक्षा हम वर्षों से कर रहे थे कि बोर्ड आएगा, बोर्ड हम देंगे, तो वो समय भी आ गया और कई लोगों का समय तो पूर्ण भी हो गया। अब प्रश्न ये है, इसके बाद क्या? साथियों, बिल्कुल ही आप ऐसा न समझे कि बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो गई, सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। इसके बाद एक बहुत ही मनोरंजक यात्रा प्रारंभ होती है। ये यात्रा है आपकी चॉइस की, आपकी इच्छाओं की, आपके सपनों को पूरा करने की। जो आप वर्षों से सुनते रहे हैं कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, अपने सपने पूरे करो, आसमान की ऊंचाइयां छुओ, आप वो सब प्राप्त करो जो कभी आपने सोचा था, सपने देखे थे, अथवा जिसके लिए आपके मन में कहीं ना कहीं एक हिडन इच्छा है। अनेकों स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि सर अब इसके बाद क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि घूमने का प्लान नहीं बनाना है। बोर्ड की परीक्षा खत्म होना मतलब ये नहीं होता है कि अब अगले 3 महीने घूम डालें। घूमना खराब नहीं है, घूमना अच्छी चीज होती है। शायर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी से। तो प्रश्न ये है कि कैसे घूमा जाए, क्या घूमा जाए। मैं चाहूंगा कि आप एक टूर प्लान बनाएं। टूर प्लान बनाएं। घूमना अलग चीज होती है और टूर प्लान अलग चीज होती है। एक टूर प्लान बनाएं। आप कुछ ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज विजिट करें जो आपने सुने हुए हैं, अथवा ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ अगर एडमिशन मिल गया तो मजा आ जाएगा। इन सारे इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज के विजिट का टूर प्लान बनाएं। अब प्रश्न ये होता है कि वहां जाकर करेंगे क्या? सबसे पहले, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक वेबसाइट है, सरकार द्वारा कंपलसरी है। उस वेबसाइट पे उनका अपना एडमिशन का सेशन होगा, उस पे आपको कांटेक्ट करना है और आप अपना टूर प्लान उनसे बात करके बढ़िया से प्लान करके जाइए। वहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप मिलेगी। कौन कौन से कोर्सेज है, उन कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है, उन कोर्सेज से पढ़ाया क्या जाएगा और उन कोर्सेज को करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस बनते हैं, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज आपके लिए अपने दरवाजे खोल करके रखेंगी, दुनिया के कौन कौन से देश में आप जा पाएंगे और वहाँ कार्य कर पाएंगे। अगर वो कोर्स कर लिया तो उसके बाद अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो कौन कौन से कोर्सेज में आप जा सकेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज विजिट आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। तो आपके लिए घूमने का घूमना भी हो गया और आपके मानसिक बहुत सारे उलझनों का जवाब भी मिल गया। तो दो चीज, एक पंथ दो कार्य, एक तीर से दो निशान। साथियों, इन सब चीजों को करने से पहले हमको पेपर पेन लेकर बैठना होगा। पेपर पेन लेकर के बैठना इसलिए है क्योंकि सिर्फ विजिट कर लेने से आपका एडमिशन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी टॉप रैंकिंग, रेटेड और रेपुटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर एडमिशन लेने के लिए उनकी अपनी एक अलग एडमिशन प्रोसेस है, प्रक्रिया है। या तो उनके एंट्रेंस टेस्ट स्वयं के हैं या तो किसी न किसी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की एंट्रेंस टेस्ट के साथ वो एफिलिएटेड है, जुड़े हुए। तो आपको अगर उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको वो टेस्ट देने ही पड़ेंगे। उन टेस्ट
को दिए बिना आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने टेस्ट भी दिया है लेकिन उन कॉलेजेस का फॉर्म नहीं भरा है जिन कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, तो वो कॉलेज आपके उस मेरिट को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में हमारे पास दूसरा विकल्प भी तैयार होना चाहिए कि उस कॉलेज का हम फॉर्म भरें। साथियों, एडमिशन प्रक्रिया एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसके लिए पिछले 1 या 2 साल का एडमिशन कट ऑफ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पिछले साल 12th में कितने परसेंटेज पर कौन से कॉलेज का, कौन से स्पेशलाइजेशन का एडमिशन कट ऑफ गया था, ये जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन है, उस एंट्रेंस टेस्ट में मान लीजिए CUET के माध्यम से एडमिशन होता है, तो CUET में उस ब्रांच को कट ऑफ कहाँ गया था। कहने का आशय बड़ा क्लियर है कि 12th की बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर वर्क करने की आवश्यकता बहुत है। आपको कागज पेन लेकर बैठना पड़ेगा, एक अलग से डायरी बनानी पड़ेगी और उस डायरी में रोज ही कुछ अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा। साथियों, ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है इस आनंदमयी जर्नी का। जैसे कई बार आपको ऐसा होगा कि आपने कॉलेज अच्छा सिलेक्ट किया, आपने उसके एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरा, एंट्रेंस टेस्ट भी दिया, आपकी मेरिट भी अच्छी आ गई, आपने उस कॉलेज का फॉर्म भी भरा, आपको एडमिशन मिलने के लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, लेकिन फी बहुत हाई है। अब आप क्या करेंगे? अब ये भी बहुत सारे पेरेंट्स का $1 बिलियन क्वेश्चन है कि फी कैसे मैनेज करें, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो लाखों रुपए का फी अफोर्ड कर पाए। तो क्या किया जाए? अब यहाँ पे 2 विकल्प आके खड़े होते हैं। पहला विकल्प है छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप। ये अलग अलग सिनोनिम है, आप ये मत समझना 3 अलग अलग एक ही है। स्कॉलरशिप को कुछ लोग छात्रवृत्ति कहते हैं और कुछ लोग शिष्यवृत्ति कहते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। हर एक राज्य में राज्य सरकारें स्कॉलरशिप स्कीम्स रन करती, उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार अनेकों स्कॉलरशिप स्कीम्स देती है। इनके अलावा बहुत सारे दूसरे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्कॉलरशिप्स देते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप देते हैं। अधिकतर यूनिवर्सिटीज की अपनी स्वयं की भी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है। ये सब डेटा निकालना भी आपका ही काम है, क्योंकि एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि अभी एक स्कॉलरशिप स्कीम है रिलायंस की अथवा तो HDFC की, मान लेता हूं कि JRD टाटा की अथवा तो बिरला ग्रुप की है, या UGC की है, या AICTE की है, या स्टेट गवर्नमेंट की है। अनेकों स्कॉलरशिप्स हैं, 150 से 200 जितनी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं भारतवर्ष में। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये स्कॉलरशिप स्कीम्स सबको लागू पड़ता है क्या? जी, स्कॉलरशिप स्कीम्स अधिकतर सबके लिए ओपन होते हैं, क्योंकि ये स्कॉलर्स के लिए। तो स्कॉलर ऑलरेडी वहां पे एक क्राइटेरिया है, क्योंकि मेरिट बेस्ड पे, तो जिसके पास मेरिट है उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एक क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया है वो है मेरिट, वह स्कॉलरशिप। अब प्रश्न ये खड़ा होता है दूसरा, अब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके घर की इनकम 8 लाख से ऊपर है एनुअल, उनको स्कॉलरशिप कई बार मिलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जिनके पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे में बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स उनको मिल जाते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जिनका इनकम ज़्यादा है उनको नहीं मिलती। अनेकों स्कॉलरशिप स्कीम्स ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को लागू पड़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर एक विद्यार्थी को स्कॉलरशिप स्कीम्स को लेकर, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति को लेकर थोड़ा अवेयर होना चाहिए ना, वर्क करना चाहिए।
इसके माध्यम से हो सकता है कि आपके माता पिता के ऊपर से एक फाइनेंशियल बर्डन आप रिड्यूस कर सकते हैं। कई स्कॉलरशिप स्कीम्स में तो हॉस्टल, उसमें रहना, खाना, आप जो लैपटॉप या लेबोरेटरी के लिए जो इक्विपमेंट परचेज करने वाले हैं, वो किताबें, ऐसे अनेकों चीज़ों के लिए स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेके PhD तक स्कॉलरशिप स्कीम्स है। आपने अगर अभी तक नहीं अवेल किया है तो आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको इनकैश करने की। तो जो ही परीक्षा समाप्त होती है आप इसके ऊपर काम करें। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना चाहते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के आप पोर्टल्स पे जाके जान सकते हैं कौन से स्कॉलरशिप स्कीम्स है। साथियों, अगला जो विकल्प है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो है एजुकेशन लोन। यह भी एक अच्छा ऑप्शन है और कोई भी विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर सकता है। हर एक बैंक ये प्रोविजन देती। साथियों, इसको अवेल करने के लिए आपको थोड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज आइडेंटिफाई करें, उसके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करें, पूरी प्रक्रिया जानने के बाद उसके सारे जो भी नेसेसरी कागज है वो इकट्ठे करें और आपके परिवार का जो बैंक के साथ डीलिंग है उनको अप्रोच करें और उनके साथ बैठकर आप डिस्कस करें कि एजुकेशन लोन लेना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने रहेंगे। बैंक आपको डॉक्यूमेंट बता देगी, वो डॉक्यूमेंट आप बैंक के सामने रखेंगे, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अब मान लीजिए उन्होंने बोला आधार कार्ड चाहिए और आपने आधार कार्ड बनवाया ही नहीं है। मान लीजिए उन्होंने बोला पान कार्ड चाहिए, आपने पान कार्ड बनवाया नहीं है, अथवा तो कोई भी डॉक्यूमेंट मांगना चाहते हो, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। ऐसे में आपके लिए एजुकेशन लोन पाना कठिन हो जाता है। तो ये काम एडवांस में होना चाहिए ताकि बैंक को भी प्रोसेस करने के लिए समय मिल जाए और आपका काम समय रहते पूरा हो सके। साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा है कि सर मुझे कॉलेज के बाद कैट की तैयारी करनी है और मुझे देश की दुनिया की सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस IIM जैसी इंस्टीट्यूशन से MBA करना है। मुझे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड जैसे कॉलेज से मुझे MBA करना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ऐसा है कि नहीं, हमको कॉलेज के बाद सर M.Tech करना है। मान लीजिए B.Tech में मुझे IIT नहीं मिला, NITs नहीं मिले, BITs नहीं मिले, ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले जो मैं चाहता था। आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है। आप कॉलेज के बाद गेट दें, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। आप गेट दे करके आप M.Tech कर सकते हैं IIT से। आपके पास दूसरा विकल्प। इसी तरह से कुछ बच्चों को ऐसा है कि हमको सर लॉ करना है कॉलेज के बाद में। आप 5 years लॉ प्रोग्राम 12th के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं मुझे कॉलेज के बाद लॉ करना है, प्लैट दे सकते हैं आप। ये कोई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो SCAT हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, UPSC CSE हो, अथवा तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS हो। ऐसे अनेकों परीक्षाएं हैं जो कॉलेज के बाद दी जाती है। मतलब जनरली जो फाइनल ईयर में हम कॉलेज में होते हैं तब ये परीक्षाएं हम देते हैं। प्रश्न ये है कि कॉलेज के साथ साथ में इन परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आपने 11th 12th के साथ देखा होगा, या तो आपने खुद किया होगा या तो आपके मित्र किए होंगे। 11th 12th के साथ साथ उन्होंने JEE और NEET की तैयारी की होगी, अथवा नाटा की तैयारी की होगी, अथवा NID की तैयारी की होगी, या तो CLAT की तैयारी की होगी, कोई ना कोई तैयारी की होगी। इसी तरह से कॉलेज के साथ साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। तो जब कॉलेज सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ये क्राइटेरिया भी आप अपने मन मस्तिष्क में रख सकते हैं कि मैं ऐसी जगह से कॉलेज करूं जहां पे या तो यूनिवर्सिटी के अंदर या तो यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में एक रीचेबल डिस्टेंस में इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल हो, रिसोर्सेस अवेलेबल हो, कोच अवेलेबल हो, गाइडेंस मिल सके, किताबें मिल सके, आवश्यकता पड़े तो क्लासेस मिल सके, आवश्यकता पड़े तो हमको ऐसे लोग मिल सके जो हमारे डाउट क्लियर कर सके। ये सारा एक इकोसिस्टम अवेलेबल जो कि बहुत मायने रखता है।
आपने ऐसी जगह पे दूर दराज इलाके में आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे किसी भी तरह की प्रिपरेशन, आपको अब्रोड जाना है एमएस करने, मास्टर्स इन साइंसेस, और वहाँ पे कोई जीआरई की प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। आपको अब्रोड से जा करके एमबीए करना है, जीमैट की कोई प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है। आपको आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑनलाइन डेफिनेटली किया जा सकता है, पर जो आनंद क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का है वो ऑनलाइन में कहाँ। इसलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करें। हॉस्टल धरती का स्वर्ग है, और जो एक्सपोजर, जो व्यक्तित्व निर्माण हॉस्टल में रह करके होता है वो जगत में और कहीं नहीं हो सकता। होम सिकनेस खत्म हो जाती है, आदमी बहुत हद तक एकस्टम्ड हो जाता है। कैसे अपने एज ग्रुप अथवा अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग ज्योग्राफी से बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग विचारधाराओं से, भाषाओं से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ रहने का जो एक टैलेंट बिल्ड होता है, ये जगत में और कहीं नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा कि कॉलेज अब जितने भी साल का, 3 साल का हो, 4 साल का हो, आप हॉस्टल में रह के करें। भले आप उसी शहर में पढ़ रहे हैं जिस शहर में आपका घर है, पर हॉस्टल में करें। हॉस्टल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक डेवलपमेंट सेंटर है। हॉस्टल आपको एक बहुत ही मार्केट रेडी प्रोडक्ट बना देता है। आप बिजनेस करें या नौकरी करें, भारत में रहे, विदेश में रहे, कहीं पर भी जाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर होता है। और इतने मित्र बनते हैं कि अब दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वो मित्र आपको हमेशा उपयोगी होते हैं, काम आते हैं। तो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करने का एक अलग आनंद है। तो मैं चाहूँगा कि आप हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करें। ऐसे अनेकों विषय है जो बोर्ड एग्जाम के बाद आपको करने हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद आप नेटफ्लिक्स देखने मत बैठ जाना, रील बनाने मत बैठ जाना। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय बीच बीच में मिलता रहेगा। लेकिन मैंने जितनी आपको चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें करनी बहुत आवश्यक है। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपका करियर मित्र बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जिस भी पड़ाव पे, जिस भी मुकाम पे, जिस भी जगह पे आपको कोई भी उलझन हो, आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। आपका करियर मित्र डॉक्टर पवन द्विवेदी।